आपको लाइक ऐसे लग रहा है कि फॉर एग्जांपल ये तो सारे मतलब दीज आर लाइक वेरी वेरी बिग कंपनीज, मार्केट कैप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में, इंडियन कंपनीज में भी काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स है, बट द डेल्टा और मे बी द मल्टी बैगर इज ऑलवेज मेड इन लाइक द स्मॉल कैप्स ऑफ द हाँ जी, हाँ वर्ल्ड. जी. तो व्हाट्स योर व्यू ऑन द, आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में बताया था कि इंडियन स्मॉल कैप्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, 30-40%, वो ये करेक्ट भी हो सकते हैं. यूएस के स्मॉल कैप्स पे आपका क्या व्यू पॉइंट है, एंड इसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं इंडिया हाँ, यूएस सो को? इसमें यूएस में अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है. बिकॉज यूएस में वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इतना डीपली इवॉल्व हो गए हैं, वहाँ पे ज़्यादा आईपीओ नहीं आती, और राइट, तो वहाँ पे स्टॉक मार्केट का काम डिस्कवरी करना और रहा नहीं. सो वी हैव इन आवर पोर्टफोलियो इज लार्जली अमेरिकन एंड यूरोपियन स्मॉल एंड मिड कैप, बट वो वहाँ की स्मॉल एंड मिड कैप, जैसे कि मानिए ट्रांसडाइन नाम की एक पोर्टफोलियो है, वो 95% ऑफ द एयरलाइन सीट बेल्ट्स इन द वर्ल्ड आर मेड बाय ट्रांसडाइन. इट्स एन अमेरिकन स्मॉल कैप, $20 बिलियन की कंपनी है. इट आईपीओ 20 years ago. बहुत ही स्टेबल है. एयरलाइन सीट बेल्ट्स, एयरलाइन पैसेंजर नंबर्स ग्रो एट 6 or 7%. एयरलाइंस थोड़ा प्राइस हाइक लेते हैं, ट्रांसडाइन थोड़ा प्राइस हाइक लेता है. 13-14% अर्निंग्स ग्रोथ आती है, 15-16% फ्री कैश फ्लो ग्रोथ आती है, 19% आरओसी आती है, राइट. So TransDigm is an American small cap, $20 billion पे, बट बहुत स्टेबल है. उसमें you don't have to take some mad governance risk या आपको डिस्कवरी का कुछ रिस्क लेना है, राइट. सो अमेरिकन स्मॉल कैप्स में these are smaller companies compared to a colossal company like Microsoft at $4 trillion. $20 billion is nothing, बट उसमें आपको उतना रिस्क लेने का जरूरत नहीं है. You're investing in a stable world leader. TransDigm is a stable, well-established world dealer. भले ही वो स्मॉल कैप हो, उसकी मैनेजमेंट भी फर्स्ट क्लास है, फ्रेंचाइज भी पूरी दमदार है, राइट. तो पॉजिटिव्स क्या है कि आपको रिस्क कम लेना पड़ रहा है, आपको वैल्यूएशन काफी वाजिब मिल जाती है. अमेरिकन स्मॉल कैप्स आर ट्रेडिंग एट द 26-year हाई इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट टू S&P 500, राइट. अमेरिकन स्मॉल कैप्स का, तो इस चार्ट में हमने दिखाया है, S&P का रेशियो टू रसल 2000 इज द अमेरिकन स्मॉल कैप मार्केट. So 1.8 का रेशियो बन रहा है, राइट. सो द डिस्काउंट ऑफ अमेरिकन स्मॉल कैप्स टू द लार्ज कैप्स इज द हाईएस्ट इन 26 years. तो अमेरिकन स्मॉल कैप में आपको वैल्यूएशन वाजिब मिल रही है, वेल एस्टैब्लिश्ड फ्रेंचाइजेस विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कैपेबिलिटीज, स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज कैपेबिलिटीज मिल रही है, बट आपको डिस्कवरी नहीं मिल रहा है, क्योंकि डिस्कवर करने के लिए खास वहां पे है नहीं. व्हेन वी कम टू इंडिया, डिस्कवरी का भी एक जोश फरोश से कर सकते हैं. हर रोज एक कंपनी आईपीओ होती है इंडिया में, साल में 250 कंपनी आईपीओ होती है. जाहिर है वो मोस्टली स्मॉल कैप होती है, बट डाउनसाइड क्या है हमारे देश में, बिकॉज इलिक्विड होती है, वो आईपीओ के तुरंत बाद ही कुछ 50-60 टाइम ट्रेड करने लगती है, राइट. गवर्नेंस का कुछ खास अता पता नहीं होता. मेरा जो फोरेंसिक सजेस्ट कर रहा है कि लास्ट 3-4 साल में आईपीओ की अकाउंटिंग क्वालिटी काफी चैलेंजिंग है, तो गवर्नेंस का कुछ खास अता पता होता नहीं है. लिक्विडिटी फटी हुई होती है, शेयर प्राइस आसमान में चढ़ा हुआ होता है, प्रमोटर कितना दिन हैंग अराउंड करेगा उसका उतना समझ नहीं आता, तो डर लगता है, राइट. इंडिया में डर लगता है, एंड वन वे टू डील विद डर इज टू से मैं वैल्यूएशन वो वाजिब रेट पे खरीदूंगा. बट सिंस मुझे मिल नहीं रहा आज वाजिब दाम पे स्मॉल कैप, हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियोज में करीबन 40-45% हम कैश पे बैठे हैं, क्योंकि हमको समझ नहीं आ रहा है कि गिवन दैट अर्निंग्स ग्रोथ 10-15% है, how we can pay 40, 50, 60, 70 for छोटा companies with modest earnings growth. So pros and cons अलग अलग. इंडिया में एक्साइटमेंट फुल है स्मॉल एंड मिड कैप में, बट डर भी लगता है. अमेरिका में स्मॉल एंड मिड कैप्स में एक्साइटमेंट कम है, डर कम लगता है, एंड you're just getting good companies at reasonable valuations. So in Indian markets, what percentage cash would you be on right now? So हमारा लार्ज कैप जो प्रोडक्ट है, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, वो फुली डिप्लॉयड है, बिकॉज आयरॉनिकली लार्ज कैप क्वालिटी में इंडिया में किसी को कोई रुचि नहीं है. लोगों को स्मॉल एंड मिड कैप में जिंदगी की सारी पैसे डालने हैं, विच इज वाई स्मॉल एंड मिड कैप में 40-50% ऑफ द पोर्टफोलियोज इन कैश. गॉट इट. बट लार्ज कैप में देन वो जो मल्टी बैगर रिटर्न्स होते हैं वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट. लाइक यस सर, वजह से ट्रेंड हमने जब खरीदा था लार्ज कैप ही था, बट ट्रेंड ने हमारा पैसा ट्रिपल किया है लास्ट 3-4 साल में. रिमेंबर जस्ट ओके, लेट्स स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट इट. ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया. इंडिया इज 3% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैप, अमेरिका इज 70%, राइट. तो टाइनी स्टॉक मार्केट है हमारा, टाइनी, राइट. ऑल्दो वर्ल्ड के टॉप 10 में आते हैं, बट वो हम में और नंबर 1 मार्केट में इतना बड़ा अंतर है कि हम छुटकू सा मार्केट है.
छुटकू सा मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इकोनॉमी के बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जहाँ पे द इनफॉर्मल सेक्टर इज स्टिल 50, 60, 70, 80%, राइट. तो अगर अब एक एक्सट्रीम में माने टूथपेस्ट जहाँ पे इनफॉर्मल छोटा होगा, आई थिंक कोलगेट, पामोलिव एंड क्लोजअप विल बी द बल्क ऑफ द टूथपेस्ट मार्केट, इनफॉर्मल छोटा होगा. दूसरे एक्सट्रीम में कपड़े में आई थिंक 90% विल बी इनफॉर्मल ओनली. Trent will be 1% of the kapda market, apparel market, right? So if Trent is 1% of the apparel market, and Trent has already been I think 30 bagger over the last decade, but केवल 1% market है, so Trent की संभावनाएं सोचिए, right? तो काफी लोग बोलते हैं Trent महंगी है तो तुम छोटा कर दो, बट हम लोग को लगता है कि क्यों छोटा करे यार, एसेंशियल चीज बेच रहा है. Zudio की प्राइस पॉइंट भी अच्छी है, उसके कॉम्पिटिटर्स ने दुकानें बंद की है बाय देयर थाउजेंड्स ओवर द लास्ट. ट्रेंड के Zudio के कॉम्पिटिटर्स ने बाय देयर थाउजेंड्स दुकानें बंद की है. तो हमको लगता है वहां पे थोड़ा सा क्रिएटिव सोचना है, दैट इवन दो इट लुक्स ऑप्टिकली लाइक अ लार्ज कैप, आई थिंक इट्स बिकम अ निफ्टी स्टॉक, राइट. Trent has become a nifty stock recently. It's a nifty stock, but it's only 1% of its addressable market, and hence sky is the limit on that, right. Asian Paints is somewhere between toothpaste and Trent. Asian Paints is 50% of the 50 or 52% of the paint market, right? Toothpaste में Colgate Palmolive is not a nifty company, but Colgate Palmolive, you could argue, has fully penetrated the addressable market of toothpaste, right? So as long as you keep this mental framework, you'll be able to find large Indian companies which can become colossal Indian companies. In HDFC Bank, I would say, is again in that category, large Indian company, second largest by market cap. But it's only 12% of the banking sector. तो PSUs का तो एक ही तरफ जाएगा अगले 5 साल में. प्रॉफिट फिर से प्रॉफिट हैमरिंग आएगी, बारिंग SBI. I think the PSU banks are going to face another profit hammering, which means they will cede share to HDFC and ICICI. तो again HDFC Bank optically लगता है large cap है, but I would submit to those watching that HDFC Bank can become a multi-bagger in the multi-bagger फिर से over the next 5-6 years, right? तो थोड़ा सा अगर हम क्रिएटिव रहे सुनने के बारे में तो और मजा आता है. In that regard, going back to America, TransDigm हमारे पोर्टफोलियो में है, 15% PAT compounding लाती है, but it's unlikely TransDigm will be a massive multi-bagger. TransDigm will be a source, hopefully, of steady compounding for our global compounders portfolio. And one caveat in all this, folks, I am invested in all of this, right? So सारा मेरा जिंदगी का पैसा ग्लोबल कंपाउंडर्स, HDFC बैंक, ट्रेंट, एशियन पेंट्स में लगा हुआ है, और हमारे इन फंड्स में हमारे क्लाइंट्स का भी ऑब्वियसली पैसा लगा हुआ है, और मेरे पेरेंट्स भी इन चीज़ों में इन्वेस्टर्स हैं. Thanks for the disclaimer. That helps a lot. You said that the PSU banks में profit hammering. फिर से वही अंडरराइटिंग का सिलसिला यार. बारिंग SBI, इनका अंडरराइटिंग के चैलेंजेस हमेशा चलते रहते हैं. So they got hammered in the previous cycle because they underwrote corporate loans which turned sour through 2014, 15, 16, 17. इस टाइम इस बार मेरे ख्याल से उनकी रिटेल अंडरराइटिंग में, रिटेल और SME अंडरराइटिंग में दिक्कतें शुरू हो गई है. और जो अर्निंग्स डाउनटर्न इंडिया में चल रहा है, जो जॉब्स डाउनटर्न चल रहा है, इसमें फिर से इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आने वाले हैं. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.